6.39 लाख वीआईपी को और 3.75 लाख आया था हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को। वहीं राष्ट्रीय जनता दल को अकेले अगर देख लीजिए तो हुई थी 900, 950, 1000, 1100, 1200 ऐसे करके। इसके अलावे बरबीघा सीट 114 मत से आप जीते थे। जो सीटें बता रहे हैं कि सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक समझती है, उनको सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दे रही है, सवर्ण हारते जा रहे हैं, तो उनके मतलब कि ये 60-65% जो लोग हैं, इनके अलावे जो बाकी 45% जो बचे हुए लोग हैं, फैसला उन्हीं को ना करना है। उनका वोट जिधर जाएगा उधर होगा। तो इसमें से 36% आप जो एनडीए गठबंधन के तीसरे नंबर पर रहे, और वो थे उपेंद्र कुशवाहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, रुपौली चुनाव का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में जो है निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली, बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई, तो कलाधर मंडल भी 8000 के वोटों से पीछे रह गए। और अब 4 जगह उपचुनाव होना बाकी है, रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी में जो है अब चुनाव होना बाकी है। तो अब इसी कुछ मुद्दे पर हम बातचीत करने बाबा से आए हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है मैं आपको बता रही हूँ। समय से पहले हुआ बिहार में विधानसभा चुनाव, तो कौन जीतेगा, नीतीश, तेजस्वी या कोई और बनेगा सीएम? और सीएम तेजस्वी यादव भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, 2024 के चुनाव से पहले हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि 2024 चुनाव से पहले भी चर्चा हो रही थी और बाद में भी चर्चा हो रही थी कि विधानसभा चुनाव में होगा क्या। विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार इस तरह का कुछ होगा जिससे कि जब गए हैं एनडीए में तो उन्होंने शर्त रख दी है कि विधानसभा लोकसभा के साथ ही हो। ये सारी बातें चल रही थी। अब इन सब का समय खत्म हो गया है। अब रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट आने के बाद कई मुद्दों पर अब चर्चा भी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि रिजल्ट की समीक्षा के बाद ये कहा जा रहा था कि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उसमें एनडीए बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की स्थिति में नहीं है। खास करके अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि भारतीय जनता पार्टी 17 में से मात्र 12 सीट जीत करके आई थी, जबकि नीतीश कुमार 16 में से 12 सीटें जीत करके आए थे। हालांकि एनडीए के बाकी के घटक दलों का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था। एक मात्र ऐसी सीट थी जिस पर कहा जा सकता है कि उसमें हार जीत किसी और कारण से हुई है और उसका मामला समझ में आता है, क्योंकि एकमात्र ऐसे पहले शख्स थे जो एनडीए गठबंधन के तीसरे नंबर पर रहे, और वो थे उपेंद्र कुशवाहा। काराकट में मामला थोड़ा सा, उसकी पहले से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि काराकट में लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है। एक स्टार कास्ट था और उसको लेकर के वो जीते नहीं, लेकिन वोट काट, हाँ, उन्होंने अच्छा खासा सेकंड नंबर पे रहे, तो इसका मतलब था ये। एक बात तो ये समझ में आती है कि निर्दलीय को लेकर के लोगों के मन में कुछ अलग चेंजिंग आ रहा है। सिर्फ यही वो सीट नहीं था, इसके अलावा भी कई सीट थे जहां निर्दलीय अच्छा प्रदर्शन किए हैं। आप देख लीजिए कि सिवान में यही हुआ है। सिवान में भी राष्ट्रीय जनता दल बहुत पीछे रह गई है। पूर्णिया में राष्ट्रीय जनता दल की जमानत नहीं बची। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके ये बताती है कि एक तरफ उत्साहित भी होने की ज़रूरत है। आप उत्साहित हो सकते हैं, आप एनडीए में हैं तो, लेकिन दूसरी तरफ आपको दूसरे ही पल आईना का दूसरा शेड जो है वो बिल्कुल ब्लैक होता है। उसके पीछे से आप कोई तस्वीर नहीं देख सकते हैं। तो जब पलटते हैं आईने को तो कुछ और कहानी कहती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए में जो चुनाव हुआ है 2024 का, उसमें हीरो तो जरूर बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हीरो बनने का कारण ही है कि नीतीश कुमार को बिना किसी शर्त के लोग अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं। 2025 के चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार को इससे ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए? अब यहाँ आकर के आप रुपौली चुनाव की चर्चा कर सकते हैं कि रुपौली चुनाव में ये बात स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार अभी भी उस स्थिति में नहीं है। हालांकि उन्होंने टक्कर दिया जो वर्तमान वहाँ की विधायक थी, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जिनके कारण वहाँ चुनाव हुआ था, बीमा भारती, वो भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर चली गई। यहाँ टक्कर जरूर दिया है 8000 वोट का, जैसा कि आपने बताया अभी कि 8000 वोट के आसपास का अंतर था जीत हार का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 8000 वोट भी जो अगर आते हैं तो इसमें निर्दलीय के तरफ लोगों का रुझान था, तभी तो आता है। ये बातें सोच करके नीतीश कुमार को फिर से यहाँ से एक बार सोचने की जरूरत है कि हम कितना पानी में हैं। अब ऐसे में ये चर्चा फिर से एक बार शुरू हो गई है कि क्या चुनाव वक्त से पहले होंगे, क्या वक्त से पहले चुनाव होने का फायदा मिलेगा
अगर फायदा मिलेगा तो किसे मिलेगा। हम ये चर्चा लगातार अब पिछले रुपौली के चुनाव का परिणाम आने के बाद हम ये चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि जो 4-5 सीटों का माफ कीजिए 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं इसी साल, उनके साथ बिहार में भी चुनाव कराया जा सकता है। इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं कि नहीं है, ये फैसला तो लेना पड़ेगा एनडीए घटक दलों को, क्योंकि जैसे ही चुनाव कराने की बात होगी तो इसमें फैसला लेना है नीतीश कुमार को, फैसला लेना है भारतीय जनता पार्टी को, बाकी के लोगों का तो उसमें इन्फ्लुएंस है नहीं। तो ये दोनों फैसला किस स्थिति में लेंगे? तो अगर मान लेते हैं कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश का प्रभाव बढ़ा है, तो क्या उसके आधार पर लेगी भारतीय जनता पार्टी? तो अगर नीतीश कुमार का प्रभाव बढ़ा है उसके दम पर लेगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी का फायदा क्या है? फायदा क्या होगा? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार से किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में है, स्थिति में है? तो उसमें भी लगता है कि नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार केंद्र की सरकार को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुप रहना बेहतर है। तो क्या चुप रहने वाला व्यक्ति किसी तरह का फैसला ले सकता है कि चुनाव वक्त से पहले हो? ऐसा भी संभव नहीं लगता है। इसके बाद लोकसभा के आंकड़ों से उत्साहित होने की बहुत जरूरत नहीं है। इतना अच्छा नहीं, क्योंकि आंकड़ों को अगर बहुत हम बारीकी से देखें तो जीत हार के आंकड़ों में अगर देखें तो पिछली बार मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं इस बात को, एक बार फिर से उस आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है कि 2019 में 39 सीटें लेकर के आए थे। विधानसभा में आपको क्या मिला आप अच्छी तरह समझ लिए, किसी भी तरह से आप जोड़ घटाव करके सरकार बना सके। बस 122 का आंकड़ा था, इसमें 125 आपके पास आया, यानी कि 3 की संख्या ज्यादा थी, आप किसी तरह से सरकार बना पाए। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को ये पता है कि 2019 में जब इतना बेहतर प्रदर्शन करने के बाद उनको मात्र 43 सीटें आती हो तो नीतीश कुमार ऐसा फैसला क्यों ले सकते हैं? एक ही परिस्थिति में ले सकते हैं कि नीतीश कुमार का बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ हो, लेकिन वो तो नजर आ गया ना, रुपौली में नजर आ गया। 2024 में 12 सीटें जीत करके आए हैं, तो इससे आप बेहतर परिणाम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उससे कमी हो। जब 16 सीटें जीत करके आप बेहतर परिणाम नहीं ला पाए तो क्या 12 सीटें 4 सीट कम होने के बाद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। और ऐसी स्थिति में ये भी एक घातक होगा, अगर ऐसा कुछ फैसला आत्मघाती होगा एक तरह से, मान के चलिए एनडीए के लिए। बाकी अगर बात करें जीत हार के अंतर को देखें तो इसके कारण एक चिंता जरूर बढ़ जाती है दोनों ही गठबंधन की। अब जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें 2020 में एनडीए को 37.26% आया था, जिसमें से जो एनडीए के घटक दल हैं अगर उनके वोटों की बात हम करें तो वोटों में लगभग 1 करोड़ 57 लाख के आसपास टोटल वोट आए थे एनडीए को, वहीं 1 करोड़ 54 लाख यानी 3 लाख के आसपास जो वोटों का अंतर था 2.85। आप समझ सकते हैं इसी के आधार पर ये 2,85,000 वोट अधिक आने के चलते, जो कि आंकड़ा बहुत नैरो मार्जिन में था, बहुत नैरो मार्जिन में था, तो उसको लेकर के आपकी सरकार बनी। जब आप 39 सीटें जीत करके आते हैं, इस बार 30 सीटें जीत कर आए हैं, तो आप ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? वोटों की अगर बात करें तो 82 लाख वोट आया था बीजेपी को, जेडीयू को 65 लाख आया था 2020 में, 6.39 लाख वीआईपी को और 3.75 लाख आया था हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को। वहीं राष्ट्रीय जनता दल को अकेले अगर देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी, हम, इन सबसे ज्यादा वोट आया था 97.39 लाख, सबसे ज्यादा वोट आया था, सबसे ज्यादा वोट आया था। उसके अलावा कांग्रेस को भी अच्छा खासा वोट आया था, लगभग 40 लाख के आसपास, 39.95 यानी 40 लाख के आसपास उनको वोट आया था। वहीं सीपीआईएमएल को 13.33 और सीपीआई को 3.49, सीपीएम को 2.74 ये वोटिंग का प्रतिशत था, और इसके आधार पर 2020 में सरकार बनी थी। कई सीटें, 40 ऐसी सीटें थी जिस पर 3500 के आसपास से हार जीत हुई थी, 40 सीट ऐसी थी। तो समझ सकते हैं कि 243 में 40 सीट तो ऐसी आ गई जिसमें 43 सीट जीत करके आया है नीतीश कुमार, उनमें जीत हार का आंकड़ा मात्र 3500 वोटों का था। तो इसमें 3500 भी हो सकता है, 3400 भी हो सकता है, 3300 भी हो सकता है, मैक्सिमम बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि आप 39 सीटें जीत करके आए थे पिछली बार। नालंदा ऐसी सीट थी जहां मात्र जो है का हार जीत था वो 12 वोटों से हुआ था। 11 ऐसी सीटें थी जिसमें 1000 के मार्जिन से जीत हार हुई थी, 900, 950, 1000, 1100, 1200 ऐसे करके। इसके अलावा बरबीघा सीट 114 मत से आप जीते थे। जो सीटें बता रहे हैं कि अगर 3-4 सीटें जो घटी बढ़ी हैं, इसी को लेकर के कंप्लेन भी हुआ था
कि नीतीश कुमार ने खेल किया है, अपने गलत दुरुपयोग किया अपने सत्ता का, जिसमें नालंदा की सीट पर भी उंगली उठाई गई थी, हिलसा की सीट पर 12 वोट से जीते थे तो वहाँ भी हंगामा हुआ था। बरबीघा 114 से जीते थे, वहाँ भी 462 सीट से रामगढ़ जीत के आए थे, जो सुधाकर सिंह अभी MP बन के गए हैं, वो भी आपका था। इसके अलावे और भी कई ऐसी 189 वोट से मात्र जीते थे सुधाकर सिंह। मटिहानी की बात करें तो यहाँ राजकुमार सिंह LJP के जीते थे, जो मात्र 333 वोटों से हराए थे नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह को। ये सारी परिस्थितियां मिला जुला करके अगर देखते हैं आप, तो ये नज़र आता है कि 2020 के चुनाव में जो परिस्थिति थी, अगर 2025 के चुनाव में वो होती है तो नीतीश कुमार के लिए आत्मघाती होगा पहले चुनाव कराना। लेकिन परिस्थितियां निश्चित रूप से बदल रही हैं। परिस्थिति ये बदल रही है कि हमने आपको याद होगा बताया था आंकड़ा कि अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें वोटों का जो डिवाइड करना शुरू कर दीजिए आप, तो चिराग पासवान का जैसा 100% प्रदर्शन हुआ है, उनके वोटों को अगर गिन लें तो 19% के आसपास उनको SC हैं, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए दलित जो भी हैं, तो 19% दलित में माझी को भी जोड़ लीजिए, यानी दोनों मिलकर के दलित वोटरों को अगर 19% उनके पास वोट है तो एक बड़ा आंकड़ा उनके पास है। एक विकल्प आपको सीधा नजर आ रहा है कि 2024 के चुनाव से लेकर के इस जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है उसमें भी जनता के मन में ये बात आ गई है कि वो विकल्प खोज रहा है, तलाश कर रहा है। तो वो विकल्प तलाश कर रहा है तो निश्चित रूप से उसमें सवर्ण की जीत हुई है, और सबसे ज़्यादा अगर बेचैनी किसी में है तो सवर्णों की है, क्योंकि सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक समझती है, उनको सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दे रही है, सवर्ण हारते जा रहे हैं, तो उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो वो अपने लिए विकल्प खोज रहे हैं। और विकल्प खोजने के तलाश में चूंकि वो उधर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उधर तो उनको पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया गया है, कह दिया गया है कि सवर्णों को तो हम जानते ही नहीं हैं। हालांकि A to Z की पार्टी कह करके भी सवर्णों को जिस तरह से धुतकारते हैं तेजस्वी यादव, उससे साफ लगा तो उधर जा नहीं सकते हैं। तो वो एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं, जो विकल्प कहीं ना कहीं चिराग पासवान में उनको नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में 15% आप जोड़ सकती हैं सवर्णों को। ये सवर्ण भी तो ये 15 और 19 34% का पूरा आंकड़ा हो जाता है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, निश्चित रूप से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, और उसके साथ सवर्णों का वोट अगर मिला देते हैं, सवर्णों का प्रतिशत मिलाते हैं, तो ये जनसंख्या जो है 34% के आसपास हो जाती है। ये तो इनका सिक्योर हो गया। ये यहाँ से आगे बढ़िए आप तो MOI समीकरण को जोड़ते हैं तो मुस्लिम और यादव मिलाकर के भी 30% से 33% होता है। अच्छा। यानी ये दोनों वोट एक दूसरे को वैरी करता है। इसका मतलब कि ये 60-65% जो लोग हैं, इनके अलावे जो बाकी 45% जो बचे हुए लोग हैं, फैसला उन्हीं को ना करना है, उनका वोट जिधर जाएगा उधर होगा। तो इसमें से 36% आप अलग कर दीजिए अति पिछड़ों को। निश्चित रूप से अति पिछड़े बहुत भारी संख्या में तो नहीं, लेकिन अगर डिवाइड होता है तो 70-30 का डिवाइडेशन होगा, जिसमें से 30% नीतीश कुमार के मान के चलिए और राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन 70% जो है वो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी को अपना जगह मान रहे हैं कि हमको यहाँ पर स्थान मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में 36% में से आप 27% घटा दीजिए OBC को। OBC में से 14% यादव हैं, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बाकी शेष बचे जो 13% हैं वो किधर जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो भी अपने लिए विकल्प तलाश कर रहे हैं। और वो अगर चिराग पासवान का बेहतर प्रदर्शन होता है, उनको आगे किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो आगे आएंगे। ऐसी स्थिति में अगर वक्त से पहले चुनाव हुआ तो उसका बहुत बड़ा फैक्टर चिराग पासवान हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के अलावा चिराग पासवान एक विकल्प हैं, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी भी उसी के धारा के हैं, वो भी एक विकल्प हैं। और विकल्प इसके अलावे भी हैं, विजय कुमार सिन्हा से लेकर के नित्यानंद राय तक, नित्यानंद राय से और भी कई लोगों को आप लाइन में खड़ा कर लीजिए, क्योंकि अति पिछड़ा और पिछड़ा का ही राजनीति आज के डेट में चल रहा है। अब जो ऐसी स्थिति में अगर दलित को सामने रख दिया जाए तो अति पिछड़ा, गैर यादव जो पिछड़ा है, सवर्ण हैं, दलित हैं, वो सब मिल करके एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और जीत हार का आंकड़ा तय करेंगे। वोट सिक्योर करेंगे। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यह एंगल बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और वक्त से पहले चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को आगे करके नहीं, बल्कि एक ऐसे विकल्प को आगे करके चुनाव लड़े जिससे कि उनको फायदा हो।
और यही चीज़ नीतीश कुमार भी को देख लीजिए, इसी पर नीतीश कुमार भी फोकस्ड हैं और तेजस्वी यादव भी यही फोकस कर रहे हैं कि हम अपने वोट बैंक को 30% से कैसे बढ़ाएं। इसी के लिए उन्होंने कुशवाहा को प्रश्रय दिया। अभी भी उनको कुशवाहा की जरूरत है, कई कुशवाहा नेताओं से बातचीत चल रही है। इसके बाद मल्लाह की बात करें तो उन्होंने मुकेश सहनी को अपने साथ लाया तो सही, लेकिन मुकेश सहनी उस अंदाजा में, उस हिसाब से वो फायदा नहीं निकाल पाए जिस वो चाह से लाए। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो समीकरण ये बनता है, दूसरा समीकरण कि नीतीश कुमार से कांग्रेस नाराज है, उस नाराजगी का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उठा सकती है। अब नीतीश कुमार को लेकर के जो फैसले करने हैं वो भारतीय जनता पार्टी को करना है, आगे किस तरह से चलना है। तो खुद सुना बाबा से आपने कि नेक्स्ट सीएम जो भी, किसको देखना चाहेगी जनता और जनता के मन में क्या चल रहा है, किस तरीके से वोट बैंक सिक्योर करेगी भाजपा और इधर आरजेडी। अब इससे मिलकर तमाम जो भी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।